नमस्कार, स्वदेश विशेष देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। बात फिटनेस की हो तो खिलाड़ी और एथलीट की फिटनेस आम लोगों से बेहतर कही जा सकती है, लेकिन बेहतर फिटनेस का कवच भी अब एक खतरे के आगे घुटने टेक रहा है, और वो खतरा है अचानक आ रहे हार्ट अटैक का। खेल खेल के दौरान सडन कार्डियक अरेस्ट से जा रही हैं जानें। ऐसे में सवाल उठता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। आज स्वदेश विशेष में इसी मुद्दे की करेंगे खास चर्चा। जी हां, हैदराबाद के एक इंडोर स्टेडियम में उस वक्त तनाव का माहौल आ गया जब एक नौजवान बैडमिंटन प्लेयर खेलते खेलते अचानक पहले जमीन पर गिर पड़ा। उसके साथ खेल रहे उसके साथी कुछ समझ नहीं पाए, लेकिन जब उन्होंने उसे एक तरह से एक्टिव करने की कोशिश की, उसे हरकत दिलाने की कोशिश की और कोई जवाब नहीं मिला, तो एक घबराहट सी फैल गई। इस हादसे का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और लोग ये सोचकर डर गए हैं कि एक तंदुरुस्त और एक्टिव इंसान की जान इस तरह कैसे जा सकती है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि राकेश, जो बैडमिंटन प्लेयर हैं, वो बिल्कुल फिट थे। वो रोज की तरह बैडमिंटन खेलने आए थे। उनका खान पान भी बताया जा रहा है कि वो बेहतर था। देखने में भी उनकी ये डील डॉल किसी तरह से बीमार व्यक्ति की नहीं लगती थी। 25 साल की उम्र में किसी नौजवान का इस तरह अचानक कार्डियक अरेस्ट से मौत हो जाना किसी के लिए भी समझ से परे है। यही वजह है कि अब लोग इस सवाल को लगातार पूछ रहे हैं कि क्या अब तंदुरुस्त लोगों को भी अचानक कार्डियक अरेस्ट से मौत का खतरा है। तो इस पूरे घटना ने एक तरह की बहस छेड़ दी है। हैदराबाद में जिस तरह से 25 साल के बैडमिंटन प्लेयर को कार्डियक अरेस्ट हुआ और हॉस्पिटल ले जाने तक उनकी मौत हो गई, तो ये सारे जो स्थितियां हैं वो बहुत सारे सवाल पैदा कर रही हैं, क्योंकि नेशनल गेम्स खेल चुके जो हैं वो हॉकी खिलाड़ी की भी मौत की खबर पिछले दिनों सामने आई। बैतूल में आपको बता दें, हॉकी खेलते हुए खिलाड़ी को अचानक हार्ट अटैक आया और तुरंत उनकी मौत हो गई। पंजाब के फिरोजपुर में क्रिकेट खेलते वक्त हार्ट अटैक से एक युवक की जान चली गई और फिर हमने आपको बताया एक अलग घटना। वैसे फिट और स्पोर्टी लोगों में जो हार्ट अटैक की घटनाएं हैं वो लगातार बढ़ रही हैं। हार्ट की जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है अचानक रुकने से, सडन कार्डियक अरेस्ट, ब्रेन में खून की सप्लाई कमजोर पड़ने से पहले बेहोशी की हालत होती है और 8 मिनट के अंदर प्रभावित शख्स के अहम अंगों की फंक्शनिंग बंद हो जाती है, जिस पर जिंदा बचने की संभावनाएं न के बराबर रह जाती हैं। तो आज हम इसी विषय पर खास चर्चा करने वाले हैं। एथलीट जो हैं वो हार्ट अटैक का उन्हें लगातार इस तरह की दिक्कतें आ रही हैं। फिजिकल एक्टिविटी से भी खतरा लगातार बन रहा है। इंटेंस जो स्पोर्ट्स एक्टिविटी है उससे दिल की मांसपेशियों में बदलाव की बात कही जा रही है, मसल्स के प्रेशर्स की बात की जा रही है। बहुत सारी थियरीज हैं जिनको समझना बेहद आवश्यक है। यही वजह है कि ऑक्सीजन और ब्लड पहुंचाने की कोशिश जो है, पंपिंग क्षमता बढ़ाने के लिए हार्ट खुद को ढालने की कोशिश करता माफ कीजिएगा, और ये सारी फंक्शनिंग में जब दिक्कतें आती हैं तब इस तरह की स्थितियां बनती हैं। अब आप देखिए, ये वीडियो जो आप देख रहे हैं, इस वीडियो में आप साफ तौर पर देख पा रहे हैं कि किस तरह से वो खिलाड़ी जो कि इस खेल को पूरी तरह से एक्टिवली अंजाम दे रहा था, वो खिलाड़ी पीछे आता है। जो बैडमिंटन है उसे लेके पीछे आ रहा, आप देखिए, और जैसे ही वो शटल कॉक को उठाने के लिए खड़ा होता है, थोड़ी देर में आप देखिए क्या स्थिति बनती है। तो ये एक बहुत चिंताजनक स्थिति फिलहाल साफ तौर पर नजर आ रही है, जिसने खास तौर पे जो एक्टिव लोग हैं, जो बैडमिंटन प्लेयर्स हैं, क्रिकेट खिलाड़ी हैं, या फिर जिम में लोग जो एक्टिव हैं, उनकी इस तरह से मौत हो जाना बहुत सारे प्रश्न चिन्ह खड़े कर रहा है और इसने पूरी तरह से बहुत सारे सवालों को खड़ा कर दिया है।
तो क्या नौजवानों का दिल कमजोर होता जा रहा है? क्या यंग एज में इस तरह की जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो इशारा कर रही हैं कि दिल का और ज्यादा ख्याल रखने की आवश्यकता है? क्या हम सभी को यह समझने की बहुत आवश्यकता है कि चाहे आप एक्टिवली किसी भी स्पोर्ट्स में हैं, चाहे आप खुद को फिट समझ रहे हैं, लेकिन क्या आपका दिल दुरुस्त है? क्या आपका दिल सही तरीके से काम कर रहा है? यह बड़ा सवाल है। तो इन सारे पहलुओं पर हम चर्चा करेंगे और हमारे साथ इस वक्त बता दें प्रोफेसर डॉक्टर विजय बंग जुड़ चुके हैं, जो कि कंसल्टेंट सीनियर इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट हैं लीलावती हॉस्पिटल से। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर विजय अपना समय देने के लिए। और सबसे बड़ा सवाल यह, क्या आप पूरे शरीर से अलग, चाहे आप बहुत ही अंदर से फिट महसूस कर रहे हो, चाहे बहुत ही फिट लाइफस्टाइल जी रहे हो, शायद अब दिल का एक्स्ट्रा ख्याल रखने की आवश्यकता आ गई है। 25 साल के एक बैडमिंटन प्लेयर की इस तरह से मौत हो जाना बहुत सारे प्रश्न उठाता है कि क्या हम वाकई अंदरूनी तौर पर फिट हैं? ये मैं डॉक्टर विजय बंग हूँ, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट हूँ लीलावती हॉस्पिटल में, और 40 साल से मैं प्रैक्टिस करता हूँ। ये जो यंग एज में गेम खेलते खेलते ये जो तकलीफ हो रही है, लोग सडनली अनएक्सपेक्टेडली अचानक अपघात हो जाता है, सडन कार्डियक अरेस्ट हो जाता है और डेथ हो जाती भी है। तो ये इसके 3-4 कारण होते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट कारण है हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी, जो ये एक हार्ट की बीमारी है जो हेरिडिटरी होती है। तो उसमें ज्यादा करके उसी समय खेलते समय जो होता है वो ज्यादा करके हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी से होता है। एक दूसरा ये है कि भाई हम लोग ये भी देख रहे हैं, बहुत कॉमनली सुन रहे हैं कि कार्डियक अरेस्ट भी हो जाता है, हार्ट अटैक भी हो जाता है यंग एज में भी, ब्लॉकेजेस की वजह से। अब यंग एज में कैसे हार्ट अटैक होता है, इतना जल्दी कैसे हार्ट अटैक हो जाता है, उसके कई कारण होते हैं। और मुख्यतः कारण होता है कि भाई आपको फैमिलियर हाइपर कोलेस्ट्रेमिया है, उसके वजह से आपका कोलेस्ट्रॉल वगैरह सब ज़्यादा रहता है और इसीलिए आपको ब्लॉकेजेस हो जाते हैं। तो दूसरे कार्डियक अरेस्ट के दूसरे कारण है कि आपको कंजेनाइटली कुछ एरिथमिया हो रहा है, मतलब इरेगुलरिटी हो रही है हार्ट के रिदम में, और वो इरेगुलरिटी एक ब्रोगोडा सिंड्रोम करके होता है, उससे होता है, लॉन्ग क्यूटी इंटरवल से भी होता है। ये काफी बार देखा जाता है कि सडन कार्डियक अरेस्ट की ये कॉमन कारण है। उसके अलावा कभी कभी मायोकार्डाइटिस से भी हो जाता है कि वायरल इन्फेक्शन हो गया, हार्ट में इन्फेक्शन हो गया, और उसके वजह से भी कभी कभी सडन कार्डियक डेथ हो जाता है। ये मुख्यतः कारण है कार्डियक कार्डियक पर एक्सरसाइज के समय जो होता है वो प्राय हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी है, हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी। बेहतर बात आपने कही। आपने एक शब्द का जिक्र किया, कोलेस्ट्रॉल, और हाँ, एक दौर था डॉक्टर विजय कि हम कोलेस्ट्रॉल, फैटी लीवर, इन सारी चीजों की कभी कभार चर्चा सुन रहे थे। आप इतने समय से मरीजों को देख रहे हैं, क्या अब ये मतलब मैं फैटी लीवर की भी बात कर लूं और कोलेस्ट्रॉल, इन दो खासतौर पे इम्बैलेंस की बात करूं, तो ये बड़ा बड़ा कॉमन हो गया है? मतलब ये अलार्मिंग है आपकी नजर में? ऐसा होता है कि जिसको फैटी लिवर है, चांस है उसको हार्ट में भी ब्लॉकेजेस हो, ऐसा होता है। ये कोइंसिडेंस नहीं है, ये ये कोइंसिडेंस नहीं है, बल्कि एक कॉज कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप है कि भाई आपको आपके शरीर में फैट ज्यादा है और आपके लिवर में फैट जमा हो रहा है, आपको फैटी लिवर हो गया है। इसका मतलब आपका जो डाइट है वो बैलेंस नहीं है। आप ज्यादा प्रमाण में फैट, ऑयली चीजें खा रहे हैं, शुगर खा रहे हैं,
शुगर भी अल्टीमेटली फैट में ही कन्वर्ट हो जाती है. So if you are eating too much sugar, you are eating junk food like burger, pizzas every day. तो it is not a good food. But now अभी और एक issue है कि there is a Zomato, there is a Swiggy. Anytime you can order the food. Night 2 o'clock लोग बैठ के खाना खा रहे हैं, 12 बजे उस समय बॉडी शरीर हैज अ क्लॉक. बॉडी हैज अ क्लॉक. अब शरीर की क्लॉक तो उससे मैच नहीं होती है, क्योंकि शरीर को भगवान ने बनाया है कि आप जब रात में, उस समय तो आप सोने के लिए हार्मोन बनते हैं. तो आप जब रात में खाना खा रहे हो वो पचेगा नहीं, क्योंकि आप सोने के हार्मोन भगवान पैदा कर रहा है आपके शरीर में. खाना पचाने के हार्मोन नहीं पैदा हो रहे. हार्मोन पचाने के जो खाना पचाने के जो हार्मोन होते हैं, वो अबाउट सुबह 10 बजे खाना खाओ और शाम को 4-5 बजे खाओ तो आपके पचन क्रिया बरोबर होती है. पर अभी कैसा है कि हम 24 आवर्स खाते हैं, किधर भी खा लेते हैं, कुछ भी मिला वो सब खा लेते हैं. जंक फूड इज अवेलेबल एवरीवेयर. आप कोई भी स्टोर में चले जाओ, वहां रेडी प्रोसेस फूड तैयार है, जो सब पैकेट में बने हुए, कप बने हुए, पता नहीं कौन से ऑयल में बने हुए, पता नहीं, वो सब अवेलेबल है और सब लोग खा रहे हैं उसको. तो ये सब कारण वो है. ये जो हमारा एक बर्ताव हो गया है अपनी फूड हैबिट को लेकर, अपनी लाइफस्टाइल को लेकर, ये कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म में हमें नुकसान पहुंचा रहा है. और ये जो आप देख रहे हैं ये सब बाय प्रोडक्ट है. मतलब ये जो चीज़ें हो रही हैं, शायद हमसे कहीं कोई ऐसी गलती हो रही है जिसका इफेक्ट इस तरह से नजर आ रहा है और एक फिट व्यक्ति भी इस तरह से धराशायी हो जा रहा है. चलिए, हमारे साथ चर्चा में दो और खास मेहमान जुड़ रहे हैं. मैं परिचय करा दूं. हमारे साथ इस वक्त इंटरनेशनल बैडमिंटन प्लेयर अरुंधति पंतवड़े जी जुड़ चुकी हैं, जो कि एक बैडमिंटन कोच भी हैं. अरुंधति जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका. हमारे साथ डॉक्टर महादेव स्वामी जुड़ चुके हैं, जाने माने कार्डियोलॉजिस्ट, स्पर्श हॉस्पिटल से. डॉक्टर महादेव, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है. अरुंधति, आपने भी ये तस्वीरें देखी होंगी और बैडमिंटन आमतौर पे एक ऐसा स्पोर्ट्स माना जाता है जो आपकी, मतलब कहते हैं ना, पूरे हॉलिस्टिक हेल्थ के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है. मतलब इवन हमने देखा है कि लोग जो शायद प्लेयर नहीं हैं वो भी प्रेफर करते हैं, और एक प्रैक्टिस रही है परिवारों में भी कि खासतौर पे सर्दियों के मौसम में कि लोग बैडमिंटन खेलते हैं और अपने आप को बेहतर तरीके से फिट रखते हैं. ये बड़ा सरप्राइजिंग है और बहुत ही अनफॉर्चुनेट है. कैसे देखती हैं, आपकी पहली टिप्पणी? डेफिनेटली बैडमिंटन इज अ हाई इंटेंसिटी स्पोर्ट. और जो मैंने वीडियो देखा, मुझे ऑफ कोर्स उनका बैकग्राउंड पता नहीं है कि क्या है, लेकिन मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जो प्रोफेशनल प्लेयर्स जो नहीं रहते, जो मैंने भी देखा है बहुत टाइम, जो प्रोफेशनल प्लेयर्स नहीं रहते, वो कभी कभी वार्म अप और कूल डाउन करना भूल जाते हैं. सो और बैडमिंटन बीइंग द हाई इंटेंसिटी स्पोर्ट, वार्म अप और कूल डाउन इक्वली इंपॉर्टेंट है जितना आप कोर्ट पे खेल रहे हो. तो क्योंकि वार्म अप से अपना हार्ट धीरे धीरे, मतलब वार्म अप मेक्स योर बॉडी लूजन अ लिटिल, और अपना हार्ट रेट धीरे धीरे बढ़ाता है. और अगर आप बाहर से आके जल्दी से कोर्ट पे आके खेल रहे हो और आप पूरा मूवमेंट कर रहे हो, दैट मीन्स इट मेक्स योर हार्ट बीट लिटिल फास्टर, हो जल्दी जल्दी में हो जाता है. और एंड विदाउट वार्म अप अगर आप खेल रहे हो तो उसके इंजरी के चांसेस भी बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं. और इट इज इक्वली इम्पॉर्टेंट कि आप खेलने के बाद कूल डाउन एक्सरसाइजेस करो. देयर आर फ्यू, एक रूटीन रहता है वार्म अप और कूल डाउन का, जो आप फॉलो कर सकते हो. तो जैसे वीडियो में मैं देखा कि मतलब ऑफ कोर्स वो प्रोफेशनल प्लेयर नहीं थे, बट बिकॉज प्रोफेशनल प्लेयर क्या है, जो इवन शूज पहन के, शूज का भी इम्पोर्टेंस होता है जब आप कोर्ट पे खेलते हो. तो देयर मेनी थिंग्स, मेनी फैक्टर्स involved in this. Or badminton being the high intensity sport, uh, we have to know the importance of warm up and cool down.
वो मेरा टिप्पणी रहेगा इस आपने पर। बहुत बहुत बेहतर बात कही है कि शायद वो स्पोर्ट्स की जो रिक्वायरमेंट है आपकी बॉडी को एक तरह से एक्टिव रखने के बाद कूल डाउन की, उसमें कहीं ना कहीं कोई गलती हुई है जिसकी वजह से इस तरह की स्थितियां बनी हैं। लेकिन हमें यह भी नहीं भूलना होगा कि खिलाड़ियों के इस तरह की घटनाएं बड़ी कॉमन हो गई। हमने पिछले दिनों पंजाब में देखा, एक हॉकी प्लेयर के साथ ऐसा हुआ, एक क्रिकेट प्लेयर के साथ, वो तो प्रोफेशनल्स थे। तो सवाल यही है कि क्या अब हमें अपने दिल का अतिरिक्त ख्याल रखना होगा। डॉक्टर महादेव, यंग लोगों में जो कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक की स्थितियां बन रही हैं, तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि कार्डियक अरेस्ट ज्यादा घातक है या हार्ट अटैक? Yes, yes. It's a very important question. I think cardiac arrest is the most the life-threatening problem. Cardiac arrest में हार्ट पूरा बंद हो जाता है, हार्ट में कोई पंप, ब्लड पंप नहीं होता है। इमिडिएटली ये लोग अचानक बेहोश हो जाते हैं, गिर जाते हैं। दे विल बी गैस्पिंग फॉर द ब्रेथ। ये कार्डियक अरेस्ट है। हार्ट अटैक में क्या होता है, एक ब्लड सर्कुलेशन ब्लॉकेज में बंद हो जाता है। इस समय आपका दर्द होता है। हार्ट अटैक कॉम्प्लिकेशन से हार्ट सडन डेथ और कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। सो हम देखा है बैडमिंटन प्लेयर और कोई भी हॉकी प्लेयर, इंटेंसिटी प्लेयर सडनली कोलैप्स हो जाता है। आई मीन इस समय हम कोई भी वहाँ रहते हैं, इसके लिए सीपीआर करना बहुत जरूरी है। हम कोई भी स्टेडियम में आई थिंक आईसीडी डिफिब्रिलेटर रखना भी जरूरी है। इससे बहुत lives will we can save a lot of lives by doing CPR and defibrillator. इसमें I mean ऐसे हम डिस्कस करा था एथलीट्स में ये कुछ जेनेटिक प्रॉब्लम होता है, लाइक हाइपरट्रोपिक कार्डियोमायोपैथी बोल के, और कुछ इसके हार्ट बीट बहुत तेज हो जाता है। मतलब नॉर्मली हार्ट बीट 70-80 होता है, कभी कभी 200-300 हो जाता है। इस समय हार्ट में ब्लड पंपिंग सही नहीं होता। इस समय आप कंप्लीटली तुरंत दी सीपीआर, चेस्ट मसाज करना और एम्बुलेंस बुलाना और डिफिब्रिलेशन देना बहुत इंपॉर्टेंट है। आई मीन वी हैव वेरी few seconds to few minutes of time. If you don't do these efforts in those time, we are likely to lose them. I think athletes में पहला बारी आई थिंक दे शुड अंडरगो कार्डियक स्क्रीनिंग मैंडेटरी करना है, और ईसीजी, इकोकार्डियोग्राम, इसमें कुछ पता चलता है कुछ लोग का हार्ट का बीमारी है। इसमें हाई इंटेंसिटी स्पोर्ट्स लाइक फुटबॉल और बैडमिंटन, हॉकी नहीं खेलना है। आई मीन 100 में 1-2 ऐसे हो सकते हैं। स्क्रीनिंग करना बहुत जरूरी है। ये लोग हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज करना, इट हैज टू बी ग्रेजुअली वार्मिंग करना है, कूल अप करना है भी बहुत जरूरी है। हाइड्रेशन भी बहुत अच्छा से मेंटेन करना है। रेगुलरली प्रिकॉशंस लेना बहुत इम्पोर्टेंट है। कोई भी चीज हम नेग्लेक्ट करते हैं, देन यू हैव टू वैलिड पॉइंट डॉक्टर महादेव। और ये बड़ी अच्छी बात आपने बताई कि जिस तरह की स्पोर्ट्स आपकी बॉडी को एक्सट्रीम लेवल पे टेस्ट कर रहा है, वहां पर शायद आपकी स्क्रीनिंग बहुत आवश्यक हो जाती है। क्योंकि याद रखिए, ये घटनाएं इक्का दुक्का हैं। मतलब ये मेजॉरिटी में नहीं है, ये इक्का दुक्का हो रही है। इसका मतलब है कि जिसके साथ भी हो रही हैं, उनको कहीं ना कहीं कोई ऐसी दिक्कत रही है जिसको बॉडी ने रिएक्ट किया है एक सर्टेन पॉइंट पर जाने के बाद। और शायद जिस तरह से डॉक्टर महादेव बता रहे हैं कि आपको रिएक्ट करने का, आपको इसे नियंत्रित करने का समय बहुत कम होता है, इसलिए कई बार देरी हो जाती है। चलिए यहां पर एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के उस पार भी इस चर्चा को जारी रखेंगे। भाग्यजनक है इस तरह से खिलाड़ियों को कार्डियक अरेस्ट या हार्ट अटैक आना, और बड़ी कम उम्र में उनका इस जिंदगी से चले जाना। और सवाल ये भी होता है कि एक खिलाड़ी जो एक संभावनाओं के तौर पर, उसकी एक डिसिप्लिन लाइफ है, बहुत सारी चीज़ें हैं। इन सब के बीच में जो सवाल डॉक्टर महादेव ने उठाया, उसके साथ ही मैं अरुंधति आपके पास आऊँगा। क्या जैसे ठीक है, हम इक्का दुक्का केस मान सकते हैं जहां पर शायद वो प्रोफेशनल खिलाड़ी नहीं है, लेकिन जो प्रोफेशनल खिलाड़ी हैं, जो स्टेट लेवल पे या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेल रहे हैं, अगर उनके साथ घटनाएं हो जा रही हैं, जो हमने पंजाब में देखा हॉकी प्लेयर के साथ, क्रिकेट प्लेयर के साथ, तो क्या ये एक अलार्मिंग साइन है? क्या ये सवाल उठाता है कि खिलाड़ी ठीक तरीके से स्क्रीनिंग या बाकी चीजों पर फोकस नहीं कर रहे?
मुझे लगता है कि समटाइम्स यू हैव टू लिसन टू योर बॉडी ऑल्सो. As a professional, as a players, we are more focused on the performance कि जीतना है और करना है. So we go at extreme levels. लेकिन sometimes ना you have to listen to your body, what your body is saying. For example, मैं खुद का ही एग्जांपल दूंगी कि मैं नेशनल गेम्स खेलते खेलते मेरा नी ट्विस्ट हो गया एंड आई हैड एन ACL टेयर. बट इफ आई लुक बैक 2 दिन से मेरा IT बैंड स्टिफ था. माय बॉडी वाज सेइंग कि यू रिलैक्स, थोड़ा सा स्ट्रेचिंग कर लो, मतलब रिलैक्स कर लो. बट आई डिड नॉट लिसन टू माय बॉडी. आई वेंट, आई प्लेड सेमीफाइनल, मेरा नी ट्विस्ट हुआ एंड आई हैड एन ACL टेयर. सो आई बिलीव कि समटाइम्स यू हैव टू लिसन टू योर बॉडी ऑल्सो कि क्या बोल रहे हैं. कुछ सिग्नल्स बॉडी आपको देता है. आई थिंक ये ऐसा बड़े इंसिडेंसेस होने से पहले 2-3 दिन पहले से आपका बॉडी आपको सिग्नल देना चालू करता है. सो बट as a sportsman and as a professional, sometimes we miss out those signals and we are more focused into practice and playing harder, working harder. तो ऐसे मिस्टेक्स हो जाते हैं. और अभी के जमाने में, अभी के सिचुएशन में इट इज way more important to work smarter than harder. वैलिड पॉइंट, और ये बहुत आवश्यक है कि आप ना अपने को खुद को एक्सट्रीम पोटेंशियल पर टेस्ट करने से पहले अपनी बॉडी की भी सुने, अपनी क्षमता का भी ख्याल रखें. और ये इसलिए भी आवश्यक है ताकि आप बेहतर तरीके से अपने आप को आगे ले जा पाएं. डॉक्टर विजय, हमें ये बताइए कि जो लोग इस तरह के बहुत ही इंटेंस एक्सरसाइजेज में हैं या इस तरह के स्पोर्ट्स में हैं, उन्हें आप क्या सलाह देंगे? मतलब किस तरह की स्क्रीनिंग उन्हें करा लेनी चाहिए, किस तरह के टेस्ट उन्हें करा लेने चाहिए? इन सबको जो हाई इंटेंसिटी स्पोर्ट्स में हैं, जो जिस तरह के खेल खेलते हैं और कॉम्पिटिटिव भी बहुत होता है, तो उनको अपना फिटनेस के अलावा एक स्क्रीनिंग टेस्ट होना चाहिए, मेडिकल स्क्रीनिंग टेस्ट. और स्पेशली फॉर हार्ट एक ECG, एक इकोकार्डियोग्राफी और एक स्ट्रेस टेस्ट. ये 3 टेस्ट इज मस्ट. अगर इसमें कुछ आता है तो एक कार्डियोलॉजिस्ट का ओपिनियन भी ले लेना चाहिए. इसमें कुछ नहीं है तो हो सकता है कार्डियोलॉजिस्ट का ओपिनियन की इतनी ज़रूरी नहीं है. तो ये 3 टेस्ट बहुत ज़रूरी है. और अगर आपको अगर मान लो किसी को फैमिलियल हाइपर कोलेस्ट्रोलेमिया है तो उसका डायग्नोसिस तो केवल लिपिड प्रोफाइल का ब्लड टेस्ट ही कराने से होता है. या फिर ऐसी कोई इशू है CRP जिनका हाई है, इन्फ्लेमेटरी मार्कर हाई है, उनके इसमें भी ऐसा होता है कि भाई इन्फ्लेमेटरी मार्कर हाई है. ऐसे पता नहीं चलता है यंग एज में, बॉडी इज एबल टू टेक इट. बट प्री मॉनिटरी सिम्टम्स जो बॉडी की लैंग्वेज है उसको हमने समझने की जरूर कोशिश करनी चाहिए. जरूर कुछ ना कुछ प्री मॉनिटरी सिम्टम्स होते ही होते हैं. इतने बड़े इवेंट होने के पहले, कार्डियक अरेस्ट या सडन डेथ होने के पहले, कुछ ना कुछ प्री मॉनिटरी सिम्टम्स होते हैं. जैसे दिल की धड़कन बढ़ जाना, बार बार बढ़ना, अपने को उसका ख्याल आता है कि बॉडी इज सेइंग समथिंग, या कुछ खान पान के बाद ऐसा होता है. वो सब हमने नोट करना चाहिए कि हमारी बॉडी हमसे क्या बोल रही है. आप कोई भी लेवल पे रहो, बीमारी के प्री मॉनिटरी सिम्टम्स आप कितने भी यंग रहो होते ही है. उस समय आपको ये लगना चाहिए कि भाई ये मुझे सिम्टम ऐसा क्यों हो रहा है, मुझे एक बार डॉक्टर से सलाह कर लेनी चाहिए, अपना स्क्रीनिंग कर लेना चाहिए. और ये मैंडेटरी होना चाहिए कि सारे जितने भी प्लेयर्स हैं जो इंटेंसिव स्पोर्ट में इन्वॉल्व है, कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट में इन्वॉल्व है ऑन द फील्ड, दे शुड हैव एसेंशियली गो थ्रू मेडिकल स्क्रीनिंग टेस्ट, एसेंशियली कार्डियक टेस्ट, ECG, एकोकार्डियोग्राफी और स्ट्रेस टेस्ट और लिपिड प्रोफाइल. ये इतने बेसिक टेस्ट सब प्लेयर्स ने स्क्रीनिंग करने के बाद ही बहुत बेहतर डॉक्टर साहब, और शायद ये बड़े काम की बात है जो शायद सबको ध्यान में रखनी चाहिए. मैं एक आखिरी सवाल के साथ डॉक्टर महादेव आपके पास आऊंगा. क्या हम थोड़े से घबराते भी हैं? मतलब अगर शरीर इशारा कर रहा है और उस सिग्नल को इग्नोर इसलिए भी करते हैं कि हमें लगता है कि कहीं कोई बीमारी न निकल जाए?
True. I think the awareness is very important. I mean, athletes, कोई भी आप कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स में आप कॉम्पीट करते हो, इसके पहले आप खुद का बॉडी का टेस्ट करना बहुत जरूरी है। हमारे डॉक्टर विद्यासागर सर ने बताया ईसीजी करना, एको और ट्रेडमिल स्ट्रेस करना बहुत जरूरी है। इसमें बहुत बहुत कॉमन चीज वी कैन डिटेक्ट विद दीज 3 कॉमन टेस्ट, लाइक मसल थिकनेस होता है, कुछ इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम होता है, कुछ ईसीजी में और एको में निकलता है। स्ट्रेस टेस्ट भी करना चाहिए, इसमें भी कुछ ब्लॉकेज और कुछ हिडन हिडन टेस्ट होता है। हम क्या फिजिकली फिट मानते हैं, दैट इज नथिंग टू डू विथ आवर रियल इनसाइड हेल्थ। सो वी मे लुक फिट, वी मे डू like 50 kg pull up, or we can do whatever the things. एक चीज और मैं एक आखिरी सवाल के साथ डॉक्टर विजय आपको तकलीफ देना चाहूंगा। जो मैं कह रहा था, क्या ये एक है हमारी टेंडेंसी कि हम किसी बड़ी बीमारी के डर से या कोई चीज निकलना है, इस वजह से भी बहुत सी चीजें इग्नोर करते हैं? ये तो बहुत कॉमन है और ये मानसिकता है, बट नेचुरल है। हर आदमी डरता है मेडिकल टेस्ट करने से। वो सोचता है कि कुछ निकल जाएगा तो मुझे डॉक्टर लोग छोड़ेंगे नहीं, हॉस्पिटल में एडमिट कर लेंगे, टेस्ट करेंगे और फिर मुझे स्टेंट भी लगा देंगे। ये एक अजीब सा डर है जो नहीं होना चाहिए। ऐसे कोई डॉक्टर स्टेंट नहीं लगा सकता। कैथ लैब में जब काम करते हैं तो वहां 25-30 लोग रहते हैं, सबको पता चलता है ब्लॉकेजेस है या नहीं है। अगर ब्लॉकेज, और उसके पहले रिलेटिव्स को सब बताते हैं कि ये एंजियोग्राफी है, ये एंजियोग्राफी की, और अगर नली है उसमें ब्लॉकेज देखने के लिए डॉक्टर होना जरूरी नहीं है, उसमें दिखता है ब्लॉकेज है। तो वो एक अच्छा है कि भाई वो खुद इसको समझ ले कि डरे नहीं, अपने आप को संभाले और ये टेस्ट करे, ताकि अगर कुछ है तो पता चले तो उसका इलाज हो जाएगा, ताकि कोई ऐसा हादसा नहीं होगा जिससे आपकी जान जा सकती है, आपके लिए जिंदगी का खतरा। और इस चर्चा का निचोड़ यही है कि चाहे आप एथलीट हैं, चाहे आप सामान्य आदमी हैं, दिल सबका धड़कता है और दिल पे असर सबके पड़ता है। वो वक्त की बात है कि वो स्थितियां कब पैदा होंगी। शायद आप बैडमिंटन खेलते खेलते धराशायी हो जाएं, चाहे आप शायद आपको नींद में ही साइलेंट कुछ ऐसा अटैक आ जाए। ये सारे एग्जाम्पल्स हैं। तो थोड़ा सा ख्याल रखिए, थोड़ा अवेयर रहिए, अपने शरीर के जो सिग्नल्स हैं, जो संकेत हैं, उनको समझिए। मैं शुक्रिया अदा करूंगा डॉक्टर विजय, डॉक्टर महादेव, अरुंधति, आप तीनों का। बहुत ही अच्छी चर्चा रही और अच्छा लगा, और आगे भी हम इस तरह की चर्चाओं में हम आपका समय लेते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए। चलिए, उम्मीद करते हैं आपको ये आज का